एक दोस्तों का ग्रुप एपलेचियन ट्रायल हाइकिंग के लिए जाता है। ट्रायल पर बने रहने के चेतावनियों के बावजूद हाइकिंग ग्रुप फाउंडेशन द्वारा बसाए आउटस्कर्ट्स की ओर बढ़ने लगता है, जो जंगल का एक छुपा हुआ कम्युनिटी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवीज बैंटर। आज हम हाजिर है आपके लिए एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो 2021 में रिलीज हुई है और अपने थ्रिलर और हॉरर एक्शन के लिए जानी जाती है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। स्कॉट शॉ की डॉटर जेन शॉ 6 हफ्तों से मिसिंग है। उसकी तलाश में स्कॉट पास के टाउन में आ जाता है, जहां जेन से आखिरी बार बात हुई थी। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी बेटी का फोटो दिखाता है। वो कहता है उसकी बेटी और दोस्तों का ग्रुप गायब हो गए हैं, मगर वहां से उसे ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। इसके बाद वो उस होटल में जाता है जहाँ जेन ठहरी थी। वो वहाँ पूछताछ करता है, मगर वहाँ भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद स्कॉट उसी टाउन के एक पब में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक स्ट्रेंज आदमी से होती है, जो स्कॉट से कहता है उसे अपनी छानबीन बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होकर कहानी 6 वीक्स पहले दिखाई जाती है। जेन और उसका बॉयफ्रेंड डैरियस और 2 कपल्स एडम, मिला और गैरी एंड लुइस रूरल वर्जीनिया के एक स्मॉल टाउन में हाइकिंग के लिए आते हैं। जबकि स्टीयरिंग पे बैठा डैरियस का दिल मचलने लगा और वो सड़क से दूर देखने की इतनी आम डरावनी गलती करता है। अचानक स्पीड ब्रेकर पर कार धीमी होती है और उनका पिछला बायां टायर पंचर हो जाता है। वो दरवाजा खोलकर सड़क के बीच खड़े हैं। टायर बदलते समय हम देखते हैं अननोन पीपल द्वारा उन्हें देखा जा रहा है। जेन टायर को फिक्स करती है, फिर वो शहर में ड्राइव करते हैं। वो सब एक होटल में रुकते हैं। होटल ओनर जेन को हाइकिंग के लिए ट्रायल से बाहर जाने के लिए मना करती है। उस रात वो एक पब में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक स्ट्रेंजर से होती है और जेन के ग्रुप और स्ट्रेंजर के बीच थोड़ी आर्गुमेंट हो जाती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कोई उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। एडम उसकी ओर बॉटल फेंकता है और वो आदमी गायब हो जाता है। उनका ग्रुप इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो वापस होटल रूम पहुंच जाते हैं और यहीं आखिरी बार जेन की स्कॉट से बात हुई थी। दोनों अब गहरी नींद की तैयारी में थे, जबकि हम देखते हैं डैरिस और जेन के बीच बातचीत हो रही थी, जहां वो उसे बताता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, ऐसी कम्युनिटी जहां लोगों के स्किल बेस्ट जज किया जाए। उनका प्यार शुरू ही हुआ था, तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। अगले दिन जेन सुबह रनिंग के लिए जाती है और वो रास्ते में एक औरत से मिलती है, जो कि हाथों से बने ब्रेसलेट बेच रही थी। जेन उसे एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। उस औरत की रूती नाम की बेटी भी वहाँ मौजूद रहती है। इसके बाद उनका ग्रुप हाइकिंग के लिए निकल पड़ता है। वापस आते वक्त डैरियस बताता है कि कहीं आसपास सिविल वॉर फोर्ट है और वो वहाँ जाना चाहता है। जेन कहती है उन्हें ट्रायल पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए देन यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा। मगर डैरियस उसे कन्विंस कर लेता है और वो सब जंगल का रास्ता छोड़कर फोर्ट की ओर चलने लगते हैं। घंटों बाद भी वो फोर्ट के पास पहुंच नहीं पाते और फिर वो ट्रायल के पास वापस आने का डिसीजन लेने लगते हैं। मगर तभी बहुत सारी लकड़ियां उनकी ओर पहाड़ से लुढ़कते हुए गिरने लगती हैं और वो अपने जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हालांकि वो लकड़ियां गैरी को आ लगती है और इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। ग्रुप के और लोग भी जख्मी थे। उसका बॉयफ्रेंड लुइस पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और इन सब का जिम्मेदार डैरियस को ठहराता है, क्योंकि यहाँ आने का आइडिया उसी का था। तभी जेन एक आदमी को दूर से घूरते हुए देखती है, लेकिन वो जल्द ही गायब हो गया। इसके बाद वो पांचों वापस टाउन आने का डिसीजन लेते हैं, ताकि होटल पहुंचकर बेहतर फील करें। लेकिन अब उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। चलते चलते रात हो जाती है और बहुत जोर से बारिश भी हो रही होती है। वे वहीं पे कैंप फायर जलाकर बैठते हैं। सुबह उठने पर उनको ये पता चलता है वो कब्रिस्तान में सो रहे थे। वहाँ पे एक डिक्लेरेशन बोर्ड भी था, जिसमें उन 12 फैमिलीज का नाम दिखाई देता है, जिन्होंने 1859 में फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के लिए अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया था। वो देखते हैं कि मिला और सबके फोन्स गायब है। एडम उसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट जाता है और डैरियस, जेन और लुइस उसे फॉलो करते हैं। फिर वो रूथी को देखते हैं, वो शहर की छोटी सी लड़की। ऐसा एडम उसके पीछे भागता है, लेकिन एडम के पैर में एक जंजीर आ गिरती है और वो उसे खींचते हुए ग्राउंड होल में गिरा देती है। एडम के दोस्त उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, मगर उस होल में सांप देखकर पीछे हट जाते हैं। एडम को बचाने के लिए कोई रास्ता ना होने के साथ ग्रुप माउंटेन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें शायद मदद मिल पाए। जल्द ही उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देता है, जहाँ पर हाइकिंग पर आए हुए पुराने माउंटेन क्लाइंबर्स के कुछ सामान रखे होते हैं। और तभी उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज आती है और वो 2 अजीब डरावने दिखने वाले आदमी को देखते हैं, जो कि पुराने जमाने के कपड़ों में है और उनके माथे पर एल्क और डेयर का स्कल है। वो दोनों एडम को कहीं ले जा रहे होते हैं। एडम को बचाने के लिए उसका ग्रुप कूद पड़ता है। डैरियस उनसे पूछता है, क्या तुम मिया को भी लेके गए हो? वो दोनों अजीब आदमी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पूछ रहे हैं। वो किसी और ही लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, जिसे ग्रुप समझ नहीं पाता। और तभी एडम होश में आता है और उठते ही लकड़ी से एक अजीब दिखने वाले आदमी के सर पर मार देता है। वो वहीं पर गिर गया। एडम बार बार उस आदमी के सिर पर मारता है और चिल्लाता है, तुमने उसे मार डाला, और उस आदमी को मार डालता है।
जेन एडम को ब्लेम करती है क्योंकि उसने बेवजह ही एक आदमी का खून कर दिया, लेकिन वो अपने बचाव करते हुए कहता है उन्होंने उसे पकड़ लिया और पॉसिबली उसे मारने जा रहे थे। ये कोई बेगुनाह नहीं था, इसने मीला को भी मार डाला है। तभी अचानक मीला ग्रुप के पीछे दिखाई देती है। वो उनसे कहती है वो फ्रेश होने के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब वो वहाँ लौटी वहाँ कोई नहीं था, और अपने ग्रुप को बताती है ये वही आदमी थे जिसे उसने वुड्स में देखा था। उनका ग्रुप ये पूरी वारदात किसी को भी नहीं बताने का फैसला लेता है। वे सब वहाँ से निकलने के लिए चलने लगते हैं और तभी डैरियस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे एक नोकीला लकड़ी आके हिट करती है। ट्रैप उसके कंधे को छेदता है लेकिन उसे मारता नहीं, वो घायल हो जाता है। उसका ग्रुप उसके जख्मों को ट्रीट करता है और वे फिर से चलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक वाइल्डमैन ग्रुप शानदार ढंग से पेड़ पर बैठकर लुइस को देख रहा था। लुइस ग्रुप के सबसे पीछे चल रहा होता है और तभी उसे उन अजीब दिखने वाले वाइल्डमैन में से एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो कुछ समझ पाते बाकी वाइल्डमैन उस ग्रुप को घेर लेते हैं। एडम अपना कंट्रोल खोकर भागने लगता है और मीला उसे फॉलो करती है। जब डैरियस और जेन उस वाइल्डमैन को देखते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वो दोनों एक केव में छुप जाते हैं, मगर बाद में वो भी किडनैप हो जाते हैं। यहीं दूसरी ओर मीला एडम को फॉलो करते हुए एक ट्रैप में गिर जाती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। एडम उसकी मदद करने के लिए आता है, मगर उसको इतना जख्मी देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से निकलने के लिए एडम से मदद की भीख मांगती रह जाती है, मगर वो वापस नहीं आता। तभी मीला के पास एक वाइल्डमैन आता है जिसे वो मदद मांगती है, मगर वो उसे अपने एरो से वार कर मीला को मार देता है। फिर अगले दिन जेन की आंख एक गड्ढे में खुलती है। वो अपने अंडरगारमेंट्स में है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है और तभी एक औरत आती है और उस गड्ढे का कवर हटाती है। ये वही औरत है जिसने जेन रनिंग करते समय मिली थी और उससे ब्रेसलेट भी खरीदा था। उस औरत का नाम एडिथ है। एडिथ जेन को चुप होने के लिए कहती है। कुछ देर बाद गड्ढे का कवर फिर हटाया जाता है और वो जेन को खाने के लिए फ्रूट्स और पानी देती है। इसके बाद वो उसे गड्ढे से निकालकर ऊपर लाती है। जेन का बाकी ग्रुप भी वहाँ होता है, जिनके चेहरे को सैक से ढक दिया जाता है और वे उन्हें अपने सिविलाइजेशन में ले आते हैं। उनके आसपास कई घर हैं। चलते चलते वे फाइनली एक केव जैसे जगह में रुकते हैं। उन्हें जबरदस्ती एक थ्रोन के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाता है। वाइल्ड ग्रुप का हेड वैनेबल उस जगह पर आता है। ये जगह असल में एक कोर्ट है जहाँ जेन और उसके ग्रुप सभी की नजरों में क्रिमिनल है। उन वाइल्डमैन में से हॉप नाम का एक आदमी कहता है उसने इन्हें टाउन में देखा था। उस रात हॉप ही पब के किनारे उनके कार के पास था। तभी मॉर्गन नाम का दूसरा वाइल्डमैन कहता है एडम ने उसके भाई को मार दिया। मॉर्गन और उसका भाई सैमुअल ने एडम को हंटिंग ट्रैप में ढूंढा था। एडम घायल था, इसलिए वो दोनों भाई उसकी मदद करना चाहते थे और तभी एडम का पूरा ग्रुप आ गया था। लेकिन तभी एडम उठा और उसने सैमुअल को बेरहमी से मार दिया। वैनेबल जेन से पूछता है क्या जो मॉर्गन बोल रहा है वो क्या सही है या नहीं, जिसपे जेन मॉर्गन की बातें गलत कहते हुए डिनाई कर देती है। कोर्ट ने सैमुअल की डेड बॉडी सबूत के तौर पर लाने को कहा। इसके बाद वो उस छोटी बच्ची रूदी से सैमुअल की मर्डर के बारे में पूछता है और वो एडम की तरफ उंगली उठाती है। एडम अपना पेशेंस खो बैठता है और वो कैसे भी खुद को रस्सी से खोलता है और तुरंत रूथी के गले में चाकू रखता है। एडम उसे सबको जाने देने की धमकी देता है। रूथी एक चाकू निकालती है और उसके पैर पे वार कर देती है। वैनेबल बताता है वो सारे झूठी गवाह देने के दोषी हैं। अब जेन के पूरे ग्रुप को काला पानी की सजा मिलती है। सबके चेहरे वापस ढक दिए गए हैं और उन्हें बाहर ले जाया जाता है। जेन डैरियस लुइस को घुटने पर बैठाया जाता है और एडम को उनके सामने जमीन पर लिटा दिया जाता है। वाइल्डमैन के रूल ऑफ फाउंडेशन के हिसाब से जिसने जिस तरीके से किसी का खून किया उसे भी उसी तरीके से मार दिया जाता है। वैनेबल एडम के सामने वही लकड़ी लेके खड़ा होता है जिसे एडम ने सैमुअल को मारा था। वैनेबल एडम के माथे पर उसी तरह मारता है और एडम मर जाता है। एडम का ग्रुप ये सब देखकर बेहद डर जाता है। अब सजा मिलने की बारी उनकी थी, जिन्हें काला पानी की भी सजा मिली है। उनके आंखों में गर्म चाकू से चोट पहुंचाया जाता है और फिर उन्हें एक डार्क प्रिजन में कम से कम खाने के साथ रखा जाता है। वेनेबल ने ल्यूइस को अंधा कर दिया और उसे अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं। मगर जब डैरियस की बारी आती है तो जेन वेनेबल से कहने लगती है डैरियस उनके कम्युनिटी के लिए काफी काम आ सकता है। डैरियस एक एनजीओ के लिए काम करता है और उसके पास बहुत से स्किल है, वो उनके टाइनी कम्युनिटी के लिए वैल्यूएबल साबित होगा। फिर वो जेन से पूछता है वो उनके लिए क्या कर सकती है। इस पर जेन उन्हें कहती है वो खुद को उन्हें ऑफर कर देगी क्योंकि वो हेल्दी है और उनके लिए बच्चा पैदा कर सकती है। वाइल्ड फाउंडेशन उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। वेनेबल उसे वार्न करता है अगर वो फाउंडेशन के लिए ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें भी बाकियों के साथ सजा मिलेगी। अब फाउंडेशन में डैरियस 2 साथी नागरिकों द्वारा बुलाया गया है और उसे चाकू और शराब को ये दिखाते हुए दिखाया जाता है उन्होंने उसे अपने ग्रुप में आने दिया है। जेन को रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि अब वो वेनेबल की वाइफ है। वेनेबल की फर्स्ट वाइफ का डेथ 1 साल पहले हो चुका था। अब जेन और डैरियस अपनी जिंदगी उस फाउंडेशन के लिए काम करते हुए जीते हैं।
अब हम आज के सीन में वापस जाते हैं जहाँ फिर से स्कॉट को दिखाया जाता है। स्कॉट उसके लिए वरीड है। जेन ने उसे इतने हफ्तों में एक बार भी कॉल नहीं किया। जेन की स्टेप मॉम स्कॉट से जेन को भूलकर अपने बेटे पर फोकस करने को कहती है। 6 हफ्तों के बाद जब जेन का कोई भी कॉल नहीं आया, स्कॉट डिसीजन लेकर खुद ही उस वेंटवुड टाउन में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करता है। उस टाउन के लोग उसके किसी काम नहीं आते। वहाँ के पुलिस भी उसके केस को डिसमिस कर देती है। स्कॉट अब पब में है जहाँ होटल ओनर रेजी उसे कंपनी देती है। वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि जेन और उसके फ्रेंड की मिसिंग स्टोरी सुनकर उसे काफी बुरा लगा, मगर अब उसे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि जो भी जंगल के अंदर गया वो कभी नहीं लौटा। रेजी उसे जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है। उन्हें द फाउंडेशन कहा जाता है। इस बारे में पूरा टाउन जानता है, मगर किसी को भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं। द फाउंडेशन 1859 में शुरू हुआ था जब कुछ लोग अपने वे ऑफ लिविंग को बचाने के लिए वहाँ उस माउंटेन में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें अमेरिका की बर्बादी का डर था और जब ऐसा हुआ तब उनके फाउंडेशन को सेंटर बनाते हुए एक नया अमेरिका बनाने का मकसद बन गया। जो भी बाहर का आदमी उनके रहने के तरीके को डिस्टर्ब करते हैं वो उन्हें किडनैप कर लेते हैं। ये बात स्कॉट को अलर्ट कर देती है। स्कॉट ये सब बात सुनकर जब होटल से वापस आने लगता है तो क्लब के कुछ ड्रंक आदमियों ने उसकी पिटाई कर दी क्योंकि उन्हें लगा स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढते हुए उनके टाउन की शांति डिस्टर्ब कर देगा। अगले दिन स्कॉट एक मिशन पर निकलता है। अपनी लापता बेटी की तलाश करने वो जंगल की ओर जाने का मन बनाता है। रेजी एक बार फिर उसे अपने प्लान के बारे में सोचने को कहती है, लेकिन स्कॉट अपने इरादे में कायम था। रेजी स्कॉट को मदद करने का फैसला करती है। रेजी उसे टाउन के 2 लोग एड और कूपर के पास ले जाती है। वो हंटर्स है एंड जंगल से होते हुए फाउंडेशन जाने का रास्ता जानते थे। वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों भी इस फाउंडेशन से काफी परेशान थे। वो दोनों स्कॉट के साथ उस जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए एड को एक हंटर ट्रैप मिलता है। वो उसकी जांच कर ही रहा होता है, तभी वो दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और एक लकड़ी में लगी नोकीले वेपन उसे और उसके बेटे को चोट पहुंचा देती है और यहाँ उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लकीली स्कॉट खुद को बचा लेता है। वो अकेला ही बचा था। अब स्कॉट डेव की गन को लेता है और अपने दम पर आगे बढ़ता है और ढूंढते हुए वो फाइनली उस वाइल्ड कम्युनिटी के फाउंडेशन तक पहुंच जाता है। वो धीरे से घुसने की कोशिश करता है, मगर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। डैरियस स्कॉट के सामने खड़ा रहता है। स्कॉट उससे मदद मांगता है, मगर डैरियस स्कॉट से बात नहीं करता है। ऐसा लगता है कि डैरियस पूरी तरह से बदल गया है और तभी एक एरो स्कॉट के कंधे पर आ लगती है। एरो से उस पर वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेन ही होती है, जो अब इस फाउंडेशन की क्वीन भी है। जेन बहुत रूड दिखाई देती है और इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके पिता इस तरह से उसकी तलाश में आए हैं। फाउंडेशन डैरियस और जेन दोनों को ही कम्युनिटी के रूल्स अच्छे तरीके से सिखाए हैं। वेनेबल स्कॉट को काला पानी की सजा सुनाता है क्योंकि उसने उनके एरिया में घुसने का हिम्मत किया। स्कॉट जेन से मदद मांगता है, मगर वो साफ साफ उसे कह देती है वो अब उसकी बेटी नहीं है। दूसरा जब वेनेबल और जेन वेनेबल के बेड पे होते हैं, वो उसे पूछता है कि क्या जेन अपने पिता के साथ ऐसा करने पर दुखी तो नहीं है। इस बात पर जेन नहीं कहकर वेनेबल को सेड्यूस करती है। कुछ देर बाद जेन कमरे से निकलकर स्कॉट के कमरे में जाती है। उसने खुद को और स्कॉट को बचाने के लिए ही एरो से शूट किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो स्कॉट के साथ साथ उसे भी मार दिया जाता। जेन स्कॉट के पास आकर उसे ट्रैप से बाहर निकालती है और वो डैरियस को भी निकालने के लिए उसके पास जाती है, मगर डैरियस उसे मना कर देता है। वो पूरी तरह से फाउंडेशन के आइडिया में शामिल हो गया था। वो ऐसा ही कुछ अपने लाइफ में ढूंढ रहा था जैसा कि उसने फिल्म की शुरुआत में समझाया था। जेन उसे किस करके गुड बाय बोलती है और डार्क रूम में लुइस को निकालने के लिए चली जाती है। रूम में जाते वक्त एक आदमी उसे देख लेता है, मगर जेन उस पर एरो चलाकर उसे मार देती है। वो डार्क रूम किसी केव की तरह होती है और वहाँ काफी अंधेरा होता है। उसमें बहुत सारे कैदी होते हैं जिन्हें अंधेरे में रहने का सजा सुनाई गई थी। वहाँ पे सारे लोग खाना ना मिलने के कारण बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। जेन लुइस को एक कोने में देखती है। उसकी हालत इतनी खराब है कि जेन ने उसे दया दिखाते हुए मार दिया। इसके बाद वो केव से बाहर निकलते हैं। कुछ आदमियों ने उन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन तभी रूदी वहाँ आ जाती है और जेन को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। वे दोनों जंगल होके भागते हैं। फाउंडेशन भी उनका पीछा कर रही होती है। तभी एडिथ जेन और स्कॉट पर हमला करती है, मगर एंड में जेन उसे मार देती है। फाइनली स्कॉट जेन को वहाँ से बाहर निकालता है। वो दोनों काफी जख्मी होते हैं। कुछ टाउन के आदमी उनके ओर गन पॉइंट करते हुए खड़े हैं, मगर वो उनकी मदद के लिए वहाँ है। उन्हें उस फाउंडेशन से नफरत है क्योंकि उन्होंने उनके रिलेटिव के साथ गलत किया है। उन मेंबर में से एक अचानक चेहरे पर चाकू फेंकने से मारा जाता है। वो वहाँ पर उस फाउंडेशन से फाइट करते हैं। स्कॉट ग्रुप उन्हें रोकने के लिए वहाँ आग लगा देते हैं और फिर वापस कार में बैठकर सुबह टाउन आ जाते हैं।
कुछ महीनों बाद जेन नॉर्मली स्कॉट और अपने स्टेप मॉम और 2 भाइयों के साथ रहने लगती है, लेकिन तभी एक दिन वो वेनेबल को रूथी के साथ अपने डाइनिंग टेबल पर देखती है। जेन का फैमिली भी वहाँ होता है। जेन के पेट में वेनेबल का बच्चा पल रहा होता है। वो वेनेबल से कहती है कि वो उसके साथ वापस उसके फाउंडेशन में चलेगी अगर वो उसके परिवार को छोड़ने का वादा करता है तो। वेनेबल जेन को बाहर ले आता है और उसे एक व्हीकल में बैठा देता है जहाँ फाउंडेशन के और भी आदमी थे। थोड़ी देर में वो गाड़ी चलती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फाउंडेशन के 2 आदमी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, मगर जेन उन दोनों को चाकू से मार देती है। रूथी उस गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर जेन और रूथी वापस घर की ओर चलने लगते हैं और इसी के साथ रॉन्ग टर्न मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार भरे लाइक से मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड जल्दी मिलते हैं एक न्यू हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।